चलो गुड मॉर्निंग। आज अपन स्टार्ट करेंगे डिप्रिसिएशन। जो टॉपिक अपन कल स्टार्ट कर चुके थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल अपन ने डिप्रिसिएशन पढ़ा था। डिप्रिसिएशन में अपन ने पढ़ा था कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी एसेट्स को बिजनेस में यूज़ करती है और स्पेशली जब मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करती है या फिर किसी और पर्पस के लिए जब एसेट्स को यूज़ करती है, तो एसेट्स का यूज़ होने की वजह से, मतलब जनरल वियर एंड टियर की वजह से, जब एसेट का वैल्यूएशन कम हो जाता है, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ जाने की वजह से, उसके बाद जब नेचुरल कैलेमिटीज आ जाने की वजह से एसेट खराब हो जाती है, जैसे अर्थक्वेक आ गया या फिर फ्लड आ गया, तो उसमें एसेट्स खराब हो जाना, एब्सोलेंस एसेट में हो जाना, ऐसे अलग अलग रीजंस की वजह से अपने को डिप्रिसिएशन एसेट्स पे डालना पड़ता है। ये अपन ने कल पढ़ा था। फिर अपन ने देखा था कि डिप्रिसिएशन क्यों डाला जाता है, नीड ऑफ डिप्रिसिएशन। तो उसमें भी अपन ने पढ़ा था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन जब डिप्रिसिएशन चार्ज करती है तो वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रू एंड फेयर व्यू शो करने के लिए क्या किया जाता है, डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि अगर अपने को सही वैल्यूएशन एसेट्स का बताना है तो अपन डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट के जो टैक्सेस है वो प्रॉपरली पे करने के लिए अपन डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो ऐसे अलग अलग रीजंस अपन ने देखे थे जिसकी वजह से अपन डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। उसके बाद अपन ने देखा कि कुछ फैक्टर्स है जो अपने को डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट फैक्टर है कॉस्ट ऑफ एसेट, सेकंड फैक्टर है एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट और थर्ड फैक्टर है स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू। कौन सी वैल्यू? रेसिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू। जो कोई भी एसेट अपने को डिप्रिसिएट करनी है, डिप्रिसिएबल एसेट है, उस एसेट पे डिप्रिसिएशन डालते वक्त अपने को ये पता होना चाहिए कि वो एसेट कौन सी, मतलब कितना अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अपने को डालना है। उसके बाद कौन सी एसेट डिप्रिसिएबल है। तो डिप्रिसिएबल एसेट मतलब वो एसेट कि जिसकी लाइफ अपन डिटरमाइन कर सकते, एस्टिमेट कर सकते, उस एसेट को अपन क्या बोलेंगे, डिप्रिसिएबल एसेट ऐसा बोलेंगे। जिसकी लाइफ अपन डिटरमाइन कर सकते, जिसकी वैल्यू अपन डिटरमाइन कर सकते, उस एसेट को अपन डिप्रिसिएबल एसेट ऐसा बोलेंगे। अब डिप्रिसिएशन चार्ज करते वक्त अपन ने पढ़ा कि तीन फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या, कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट मतलब क्या कि जिस प्राइस पे अपन ने एसेट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया है उसको अपन बोलेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट में एक्विजिशन कॉस्ट मतलब परचेस प्राइस ऑफ एसेट, उसके बाद इंस्टॉलेशन चार्जेस मतलब जब एसेट अपन इंस्टॉल करते हैं, पुट टू यूज करते हैं, वहाँ तक के जो चार्जेस एसेट्स में ऐड किए जाते हैं उस चार्जेस का भी एडिशन परचेस प्राइस में किया जाता है और उसको अपन कॉस्ट ऑफ एसेट ऐसा बोलते हैं। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट मतलब जितने सालों के लिए अपन एसेट्स को यूज कर सके उसको अपन बोलेंगे एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। उसके बाद रेसिडुअल वैल्यू मतलब बची हुई वैल्यू। कोई भी एसेट जब यूज हो जाती है उसके बाद वो स्क्रैप में बेची जाती है, जैसे भंगार में बेची जाती है तो उसका वेट आएगा। जैसे स्टील की कोई एसेट बनी है, मशीन बनी है या लोहे की कोई मशीन बनी है, तो वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज तो होगी, लेकिन उसके बाद वो एसेट यूज प्रोडक्शन के लिए नहीं भी हो पाई, तो उसको जब अपन बेचेंगे तो एटलीस्ट अपने को उसका जो लोहे का वेट है वो तो भी रियलाइज होगा, तो उसको अपन बोलेंगे स्क्रैप वैल्यू। भगार में बेचने की वैल्यू कुछ तो रियलाइज होने वाली है वो। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि तुम लोगों को स्क्रैप वैल्यू गिवन होगी ही। कोई एसेट है जिसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं है, जैसे लैपटॉप है, उसकी स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं आती है, बराबर है, तो हार्डली कोई दे दे 1000-1500 तो ठीक है, वरना स्क्रैप वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो अपन डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये कल अपन ने पढ़े थे, तो अगर नहीं समझ में आए तो वापस एक बार लेक्चर करो जो पहले अपने रिकॉर्डेड है। ठीक है, उसके बाद
आज अपन पढ़ने वाले हैं कि डिप्रिसिएशन कैसे निकालते, कॉस्ट ऑफ एसेट क्या रहती, एस्टिमेटेड लाइफ क्या रहती, स्क्रैप वैल्यू क्या रहती, ये सब तो अपन ने देख लिया। लेकिन अब अपने को देखना है कि मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, मतलब किस तरीके से डिप्रिसिएशन, किस मेथड से डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दो मेथड्स है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कितनी मेथड्स है? दो मेथड। एक मेथड को बोला जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड, क्या बोला जाता है? स्ट्रेट लाइन मेथड। और सेकेंड मेथड है जिसको बोला जाता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इसी को और में बोला जाता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, और इसको बोला जाता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। उसके बाद रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दो मेथड तुम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा नाम है इसका फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और इधर रिटन डाउन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ऐसे दो मेथड सब अपने को पढ़ने थे। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब क्या? जब अपन एसेट की कॉस्ट में डिप्रिसिएशन लगाते हैं और वो डिप्रिसिएशन सेम होता है हर साल, सेम एवरी ईयर, तो उसको अपन स्ट्रेट लाइन मेथड ऐसा बोलेंगे। मतलब क्या? तो जैसे मेरे पास एक एसेट है 10 लाख रुपए की, उसकी यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स, स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं है, तो ये एसेट कितने साल चलने वाली है? 10 साल। तो इस पे हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगा दो? 1 लाख रुपीज डेप्रिसिएशन लगा दो। हर साल 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज हो। ठीक है, ये हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें क्या हुआ कि हर साल डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? सेम अमाउंट लगेगी, सेम लगेगा, कॉस्ट ऑफ एसेट पे लगेगा, इसलिए इसको डेप्रिसिएशन चार्ज, जब इसका क्वेश्चन आता है तो ऐसा बोला जाता है कि डेप्रिसिएशन चार्ज बाय कॉस्ट ऑफ एसेट ऑन कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है, तो फिर ये भी एक हिंट है कि अपने को स्ट्रेट लाइन मेथड बोलिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करो, मतलब हमेशा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करो। ठीक है, फिर ये बहुत इजी वाली मेथड है, हर साल सेम अमाउंट आएगी डेप्रिसिएशन की। उसके बाद सेकेंड मेथड है जिसका नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। क्या नाम है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मतलब क्या? जब डेप्रिसिएशन रिड्यूस होने वाले बैलेंस पे चार्ज किया जाएगा, मतलब जब फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करते वक्त स्ट्रेट लाइन मेथड के जैसे ही चार्ज होगा। ठीक है, जैसे कि एक एसेट है, उसकी वैल्यू है 10 लाख, 10 ईयर इसकी लाइफ है, तो डेप्रिसिएशन क्या आएगा? 1 लाख रुपीज। ठीक है, और फर्स्ट ईयर दोनों मेथड से आने वाला डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम होता है। कैसा होता है? सेम होता है। लेकिन जो तो देखो, जब डेप्रिसिएशन 10 ईयर्स का था, 1 लाख रुपीज था, दोनों मेथड में डेप्रिसिएशन सेम आएगा। रिटन डाउन वैल्यू मेथड ये मोस्टली उन एसेट्स के लिए यूज की जाती है जिनकी लाइफ थोड़ी लंबी है, या फिर बताना
इजीली पॉसिबल नहीं है। जैसे कि बोर्ड ले लो, ये वाला जो बोर्ड है, ठीक है, ये कितने साल चलेगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल। अगर ये यहीं पे रहा और इसको प्रॉपर केयरफुली यूज किया तो ये 20-25 साल भी आराम से चलेगा। इसका कोई इशू बहुत बड़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। कलर वाला बोर्ड लाते अपन, ग्रीन वाला, वो उसकी लाइफ भी 10, 15, 20 साल तक है, अगर आप प्रॉपर केयर के साथ उसको यूज करो तो, ठीक है। तो मतलब जो ऐसी एसेट्स है जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, ऐसी एसेट्स या फिर जिनका नॉर्मल यूसेज में बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन होना पॉसिबल नहीं है, उन एसेट्स के लिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को लगाया जाता है, ठीक है। रिटर्न डाउन वैल्यू के लिए जब डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है तो वो रिड्यूसिंग बैलेंस में किया जाता है। फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन दोनों मेथड में सेम होता है। सेकेंड ईयर से यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाते वक्त अब 10 लाख में से 1 लाख लेस हुए, कितने आया? 9 लाख। सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 90,000। मैम कैसे निकाला? 99.99% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन रहेंगे। क्या दिए रहेंगे? परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन दिए रहेंगे, ठीक है। तुम लोग इस फॉर्मूले का यूज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में नहीं कर सकते। ये सीधा सीधा फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए बना है। जब रिटर्न डाउन वैल्यू का क्वेश्चन आएगा तो तुम लोगों को परसेंटेज दिए होंगे कि एसेट रिटर्न डाउन बाय, एसेट्स डेप्रिसिएट बाय 10%। क्या बोला रहेगा? एसेट डेप्रिसिएट बाय 10%, 15%, 20%, 30%, कोई भी परसेंटेज हो सकते हैं, 5%, 7.5%, 12.5%, कोई भी परसेंटेज के साथ तुम लोगों को एसेट डेप्रिसिएट करने का बोला जा सकता है, ठीक है। तो मैंने तो क्या किया, अभी यहाँ पे निकाल दो कि 10 लाख में अगर 1 लाख डेप्रिसिएशन है तो ये कितना है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला अभी मैं तुम लोगों को बताऊंगी। डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट, ये करने के बाद तुम्हारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल जाता है, ठीक है। जब अपन कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय लाइफ करते हैं तो अपने डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकल जाती है, और जब अपन डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट करते हैं तो अपना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल जाता है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल जाता है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू में हमेशा याद रखना तुम लोगों को परसेंटेज गिवन होंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। एंटीलॉग का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है अगर इसके परसेंटेज तुम लोगों को निकालना है तो। अगर इसके परसेंटेज तुमको निकालना है रिड्यूसिंग बैलेंस के, तो तुम लोगों को क्या किया जाता है? एक अलग फॉर्मूला एंटीलॉग का, वो यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ठीक है, तुम लोगों को इतना मेजर कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं है, तुम लोगों को सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन मेथड दिया होगा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड दिया होगा। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में सीधा सीधा तुमको डेप्रिसिएशन परसेंटेज दे दिया रहेगा, तुम लोगों को उतना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेना है। हाँ, स्ट्रेट लाइन मेथड में तुम लोगों को कभी कभी बोला जा सकता है कि डेप्रिसिएशन निकालो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालो और फिर एग्जाम्पल को सॉल्व करो। तो यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन निकालने के लिए इजी फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एसेट अपॉन लाइफ, और डेप्रिसिएशन का रेट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एसेट अपॉन लाइफ, ठीक है। यहाँ पे तुम लोगों को क्या रहेगा? डेप्रिसिएशन का रेट दिया रहेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एक्चुअली कैसे वर्किंग होगी, तो तुम लोगों को दिया रहेगा। ये ध्यान रखना दोनों मेथड में फर्स्ट ईयर आने वाला डेप्रिसिएशन के साथ है सेम होता है, लेकिन सेकेंड ईयर से यहाँ पे डेप्रिसिएशन की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो तुमको दिया रहेगा एसेट्स वैल्यू
violent firm charge depreciation on asset 10% per annum by WDV ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, फर्स्ट ईयर 5 लाख लिखेंगे, 5 लाख के 10% बोलो 50,000, फिर बचेंगे 4,50,000। ठीक है, फिर इस पे 10% सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन, ये फर्स्ट ईयर, फिर 4,50,000 पे 45,000 लेस करो 4,05,000। ठीक है, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन क्या आएगा, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन क्या आएगा 40,500। ठीक है, फिर लेस करो 3,60,000 और 3,64,500 के आसपास कुछ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या होते गया, कम 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 होते गया। जिन एसेट्स की लाइफ बहुत छोटी नहीं होती है, 10-12 साल से ज़्यादा नहीं होती है, एस्टिमेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वहाँ पे मोस्टली रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड केस में जब ऐसी सिचुएशन हो कि ये एसेट है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है, और ये एसेट है और रिटर्न डाउन वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा, सेम 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 1 लाख 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 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या हुआ, पहले साल 50, दूसरे साल 45, तीसरे साल 40,500, आगे जाके धीरे 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 डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, कम 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 डेप्रिसिएशन क्या होते जाएगा, धीरे धीरे कम 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 होते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैसा है, स्ट्रेट है, एक जैसा है, सेम है हर साल, लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या है, हर साल धीरे 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 कम होती जाती है। तो जो ऐसी एसेट्स होती है जिनका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस मतलब लगने वाला खर्चा, क्योंकि सिर्फ एसेट ले ली रख दी यूज करी ऐसा नहीं होता है, तो उसको मेंटेन भी करके रखना पड़ता है, उसके लिए कुछ खर्चा भी करना पड़ता है। तो ऐसी जो एसेट्स होती है जिनके लिए एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं या फिर कुछ खर्चा लगता है, ऐसे सिचुएशन में अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को अपन यूज करें, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को अपन यूज करें, तो देखो जब एसेट नहीं होती है तो इंस्टॉलेशन का खर्चा कम होता है, लेकिन जब एसेट पुराने होती जाती है, सॉरी मेंटेनेंस का खर्चा, इंस्टॉलेशन बोल दिया मैंने, सॉरी इंस्टॉलेशन नहीं मेंटेनेंस का खर्चा, जब एसेट नहीं होती है तो उसका मेंटेनेंस का खर्चा कम होता है, लेकिन जैसे 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 एसेट पुरानी होती जाएगी, जैसे जैसे एसेट पुरानी होती जाएगी क्या होते जाएगा, मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ते 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 जाएगा। ठीक है, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, यूनिफॉर्म कॉस्ट चार्ज होती है, यूनिफॉर्म कॉस्ट चार्ज होती है हर बार। देखो क्योंकि पहले क्या है, डेप्रिसिएशन ज्यादा है 50, लेकिन यहाँ पे खर्चा लग रहा है 5, जैसे ही ये 45 हुआ यहाँ पे खर्चा बढ़ गया। ठीक है, कितना कर देंगे, उसके बाद वापस यहाँ पे खर्चा बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे ये एसेट का यूज
करते जाएंगे, डेप्रिसिएशन कम 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 चार्ज होगा, लेकिन मेंटेनेंस का खर्चा धीरे 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 क्या आते जाएगा, बढ़ते 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 जाएगा। तो इस वजह से रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से अपने को हर साल यूनिफॉर्म डेप्रिसिएशन या इक्वल डेप्रिसिएशन चार्ज होते हुए इनडायरेक्टली दिखेगा, है ना। अगर कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ चार्जेस काय के डेप्रिसिएशन प्लस मेंटेनेंस चार्जेस ऐड करने के बाद अपने को यूनिफॉर्म कॉस्ट चार्ज होते हुए दिखेंगी। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होगा, पहले एसेट है, डेप्रिसिएशन जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो कम, ठीक है। जैसे 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 एसेट पुरानी होती जाएगी तो से स्टार्टिंग में मेंटेनेंस चार्जेस कम लगते जाएंगे, बाद में मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। मेंटेनेंस चार्जेस स्टार्टिंग में कम लगेंगे और बाद में मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में अपने को स्ट्रेट लाइन मेथड में ये दिख जाएगा कि डेप्रिसिएशन या कॉस्ट चार्जेस जो है या जो खर्चा है एसेट का, ये यूनिफॉर्म नहीं है ना, क्योंकि ये दोनों फिगर्स कहाँ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है। कहाँ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो मतलब तुम लोगों को अगर प्रॉपरली इसका स्टडी अगर तुम लोगों ने किया तो समझ में आएगा कि रिटर्न ऑन वैल्यू में क्या होता है कि डेप्रिसिएशन हर साल रिड्यूस होता है, ठीक है, और मेंटेनेंस चार्जेस धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो कॉस्ट चार्जेस यानी टोटल खर्चा कैसे लगता है, यूनिफॉर्म। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे लगता है, यूनिफॉर्म। डेप्रिसिएशन कैसे लगता है, यूनिफॉर्म। लेकिन मेंटेनेंस चार्जेस अगर उसके साथ ऐड कर दे तो ये धीरे 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 बढ़ते बढ़ते जाता है, मतलब ये अनइक्वल हो जाता है। कॉस्ट चार्जेस कैसे हो जाते हैं, कॉस्ट चार्जेस कैसे हो जाते हैं, अनइक्वल हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कॉस्ट चार्जेस कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़ी कंसेप्ट है यार ये। देखो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होता है, इक्वल 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 इक्वल। यहाँ पे रिटर्न डाउन में डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होता है, रिड्यूस 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 रिड्यूस, ठीक है। लेकिन मेंटेनेंस चार्जेस जब इसमें ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाता है, अनइक्वल, ठीक है। और यहाँ पे अगर मेंटेनेंस चार्ज कर दे तो फिर कॉस्ट क्या हो जाती है, इक्वल इक्वल इक्वल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट वाला पार्ट है, 11th की लेवल पे इतना मतलब जरूरी नहीं है, बट तुम्हारे बुक में भी दिया है एक एग्जाम्पल, एक टेबल बना के दिया है शायद उन्होंने, कि ये सारी चीजें ऐसी होती है। टोटल एसेट पे लगने वाले चार्जेस स्ट्रेट लाइन मेथड में अनइक्वल होते हैं, टोटल कॉस्ट पे लगने वाले चार्जेस रिटर्न ऑन वैल्यू में इक्वल होते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन यहाँ पे इक्वल होता है और यहाँ पे अनइक्वल होता है। क्या होता है, रिड्यूस 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 होती है, ठीक है। तो ऐसी ये दो मेथड, जिसको स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, स्ट्रेट, ठीक है, मतलब क्या, इक्वल डेप्रिसिएशन चार्जेस, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, हर साल इंस्टॉलमेंट फिक्स्ड रहेंगे, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। अपन गाड़ी का हफ्ता भरते, मतलब मोबाइल का हफ्ता भरते, उसके बाद बिल्डिंग का लोन लिया होगा तो उसका इंस्टॉलमेंट भरते, तो कैसा रहेगा, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट रहते हैं। 5,000 का इंस्टॉलमेंट है तो हर महीने 5 5 5 5 5 5, कभी ऐसा था कि 10, कभी 5, कभी 4, कभी 3, कभी 2, 10, 15, 20, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं। उन्होंने क्या बना दिए रहते, इक्वल इंस्टॉलमेंट बना देते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट EMI, ठीक है। वैसे यहाँ पे हर बार डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा, इक्वली चार्ज होगा, कैसे चार्ज होगा, इक्वली। और यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस, रिड्यूस करते जाना है,
ठीक है, पहले ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, 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 कम। तो मोस्ट प्रोबेबली जो एसेट्स लॉन्ग टर्म चलती है उनके लिए ये एसेट्स का इस मेथड का यूज किया जाता है। दोनों भी मेथड अपनी अपनी जगह अलग अलग है। कुछ एसेट्स जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती या कम एस्टिमेट होती है और जो श्योरली रिड्यूस होने वाली है, ऐसे एसेट्स को स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। ठीक है, इसको लिखना है, सिर्फ लिख के रख लो, ऐसी डायग्राम वगैरह निकाल के रख लो, आगे अपन लेते हैं। चलो ठीक है, ये देख लिया तुमने। अभी देखो, तुमको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मैडम ये पीरियडिक बैलेंस है या फिर ये बर्थडे वाला बैलेंस है और ये अलग है, डेप्रिसिएशन इन दोनों को ऐड करके चार्ज नहीं करना है, तुमको सिर्फ ये और ये मेथड एडॉप्ट करनी है। सिर्फ मैं क्या बोल रही हूँ कि चार्ज अगेंस्ट एसेट बोल के कंसेप्ट है, मतलब टोटल खर्चा तुम एसेट के बदले कितना करोगे, तो तुम क्या क्या खर्चा करोगे, एक तो डेप्रिसिएशन और एक तो क्या उसको मेंटेनेंस के चार्जेस। तो जैसे ये स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हर साल डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, इक्वल लगेगा, लेकिन अगर इसको मेंटेन किया तो इसको 5,000 रुपये खर्चा, मतलब यहाँ पे टोटल खर्चा एसेट को मेंटेन करने के लिए कितना लग गया, 1,05,000। यहाँ पे कितना लग गया, 1,09,000, क्योंकि अब इस एसेट को मेंटेन करने के लिए अगर इतना खर्चा लग रहा है तो इसको भी लगेगा। यहाँ पे 14,500, ये आ गया 1,14,500। तो इसमें क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट कॉस्ट, चार्ज अगेंस्ट एसेट बढ़ते 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 जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्चुअल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बढ़ते बढ़ते जाएगा। और इधर मेंटेनेंस चार्जेस क्या होते जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन लेस हो जाने की वजह से यहाँ पे चार्ज अगेंस्ट एसेट, कॉस्ट अगेंस्ट एसेट क्या हो जाएंगे, यूनिफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो तुमको इससे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है 11th के लेवल पे, बस ये एक कंसेप्ट है जो तुमको मेरे को बतानी। ठीक है, तो अपन तो सिंपल इसका एग्जांपल लेंगे, देखो मस्त। Assets purchase of rupees 2 lakh, scrap value of asset rupees 20,000, life of asset rupees life of asset 9 years। ठीक है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छे बच्चों को ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा ट्रिकी, कोई बात नहीं, अपन इसमें अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एसेट परचेज ऑफ रुपीज 2 lakh, स्क्रैप वैल्यू 20,000, लाइफ ऑफ एसेट 9 years। ठीक है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रेट लाइन का एक फॉर्मूला है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए कल अपन ने एक फॉर्मूला लिख के लिया, जो क्या था, बोलो, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। बोलो, 2 लाख माइनस 20,000 अपॉन 9, तो क्या हो गया, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 9, तो डेप्रिसिएशन आ गया 20,000 रुपये। समझा, हर साल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, अब 20,000 रुपये।
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का अगर बोला तो इसका फॉर्मूला है कॉस्ट डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी है? 20,000। ठीक है, और यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एसेट लिखने से बेटर है अपन डेप्रिसिएबल अमाउंट लिखेंगे। लिखा कॉस्ट ऑफ एसेट देखो 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख कितना आया देखो? 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख 10% आया क्या? 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख 10% आया क्या? 4 जीरो गए, 100 भी करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना है आपको। इसलिए इसको लिखेंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है, तो लिखो ये मैडम, बस इतना लिख लिया तो हो गया? ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ निकला, इसकी अकाउंटिंग तो अभी अपने को करनी है। ठीक है, ये लिखो चलो। ठीक है मैम, इस मेथड का एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देते वक्त रिड्यूसिंग बैलेंस का एग्जांपल है ये। कॉस्ट ऑफ एसेट 2 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, 5%। ठीक है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है मैम, आपने स्क्रैप वैल्यू क्यों हटा दी? हटाने का रीजन ये है, मैंने तुम लोगों को बोला कि इसका जो फॉर्मूला है वो तुम लोगों को अभी कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं करना है, क्योंकि उसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत होती है। तो तुम्हारे बुक में वो दे के छोड़ दिया है, सिर्फ बता दिया है कि ये फॉर्मूला है। ठीक है, बट यहाँ पे अपने को सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन सीखना है कि रिटर्न ऑन वैल्यू का डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है। तो तुम लोगों को रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे दे ही दिया हुआ होता है। ठीक है, तो एसेट परचेज 2 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5%, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बाय रिटर्न ऑन वैल्यू। ठीक है, तो क्या करोगे? 2 लाख पे सीधा 5% डेप्रिसिएशन, 0 गए 0 गए 0 गए 0 गए, कितना आया? 10,000 रुपये। कब? फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर क्या करोगे? सेकेंड ईयर 2 लाख माइनस 10,000 बचे कितने? 1,90,000। अगले साल 1,90,000 पे 5%, बोलो कितना आया? 9,500। ठीक है, 1,90,000 में से 9,500 गए, कितने बचे? 1,90,000 माइनस 9,500, बोलो 1,80,500 आए क्या? ठीक है, अब थर्ड ईयर क्या होगा? 1,80,500 पे 5% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ठीक है, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते वक्त 9,025 आएगा, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो
इस तरीके से पहले साल डेप्रिसिएशन कितना आया 10,000, दूसरे साल डेप्रिसिएशन कितना आया 9,500, तीसरे साल डेप्रिसिएशन कितना आया, ठीक है। यहाँ पे कुछ गलत है क्या देख लो एक बार। बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से रिड्यूसिंग बैलेंस का डिप्रिसिएशन चार्ज है, ठीक है। इसको भी लिखो। फिर अपन अगले लेक्चर में डिप्रिसिएशन कैसे रिकॉर्ड किया जाता, मतलब उसकी जर्नल एंट्री सीखेंगे, उसके अकाउंट सीखेंगे और फिर एक्चुअली इसका इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो लिखो।